अध्याय 141 हत्या। जब वू मुयू ने देखा कि इस ओल्ड वू ने अपना आपा खो दिया है, तो वह जल्दी से आगे बढ़ी और अपने पिता की बाह पर बैठ गई। उसने एक मधुर स्वर में कहा, पिता, मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ। मुझे पता है कि सू वेन लगी हुई है, और मैं आपके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाहता। मैं सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वू ले ने गैप किया। क्या ऐसा था? जब ओल्ड वू ने वू मुयू के शब्दों को सुना, तो उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया। यदि यह वास्तव में वू मुयू ने कहा था, तो वह कम से कम अपनी सीमाओं को जानती थी। भले ही वह अभी भी बहुत नाराज था, वू कुन्हू के दिल में रोष बहुत शांत हो गया था। एम्फ, उससे क्या दोस्ती? वह सिर्फ एक प्लेबॉय है। वू कुन्हू असंतोष में परेशान। उस समय वू लाई, जो जमीन पर घुटने टेक रहा था, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बीच में आ गया। पिता की सू वेन की मार्शल आर्ट उत्कृष्ट है। वह काफी वफादार भी है। उस पर महत्वपूर्ण क्षणों में भरोसा किया जा सकता है। उसे एक दोस्त माना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार उन्होंने सू वेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी और दोनों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। यहां तक कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण में सू वेन ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसने वू ले को अपने दिल के नीचे से सू वेन को स्वीकार किया। यह सुनकर वू कुन्हू क्रोधित हो गया। वह उसे तुरंत पीटना चाहता था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने महसूस किया कि उसने पहले ही अपने बेटे को आज काफी बार पीटा है। उसके लिए उसे फिर से पीटना उचित नहीं होगा, इसलिए उसने उसे लात मारने के आग्रह का विरोध किया। उन्होंने केवल तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया, मुझे परवाह नहीं है कि वह कौन है, लेकिन चूंकि उसके पास पहले से ही एक सगाई है, मुयू, आपके लिए उसके बहुत करीब जाना उचित नहीं है। वू लाई के लिए आप अपनी बहन को 1000 टेल के लिए बेचने की बात पर विचार करते हैं। हमारे घर पर सू वेन को आमंत्रित करने का समय खोजें। इस भोजन के बाद उस बारात से दूर रहें। उसका कोई अच्छा इरादा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वू मुयू ने गुप्त रूप से अपने होठों को कल किया, शब्दों को अंकित मूल्य पर लिया। सू वेन और झाओ वानरों ने भोजन किया और थोड़ी देर के लिए चैट किया, इससे पहले कि झाओ वानरों ने भी विदाई दी और छोड़ दिया। सू निवास छोड़ने के बाद निराशा का एक निशान उसकी आंखों के पिछले भाग गया। वह गाड़ी में सवार हो गई और खिड़की से बाहर देखा। जैसे ही गाड़ी चली गई, वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उलझन महसूस कर रही थी। वह सू वेन को पसंद करती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह और सू वेन का भविष्य एक साथ है या नहीं। यान लुओयंग और वू मुयू दोनों सेना की बेटियां थीं। यद्यपि स्थिति के संदर्भ में ऐसा लगता था कि वह राजकुमारी श्रेष्ठ थी, लेकिन वह स्पष्ट थी कि उसके जैसी राजकुमारी ने झोउ सम्राट के दिल में एक उच्च स्थान नहीं रखा था। विशेष रूप से अब, जैसा कि सम्राट झोउ ने यान लुओयंग से इसके बारे में बात करने के बाद भी सू वेन की सगाई को रद्द नहीं किया था। इससे पता चला कि यान लुओयंग सम्राट झोउ के लिए कितना महत्वपूर्ण था। भले ही सगाई रद्द कर दी गई थी, अभी भी वू मुयू था। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी, उतना ही असहाय महसूस करती थी। अंत में वह केवल आहें भर सकती थी। अगली दोपहर सू वेन ने पाया कि यह बाहर टपकता था। झाओ जिन, गाड़ी तैयार करो। उद्धरण चिन्ह। सू वेन सेट करने के लिए तैयार। हालांकि जब वह दरवाजे पर पहुंचा, तो सू वेन को अचानक एहसास हुआ कि चू वह गायब हो गया है। चू वह कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने पूछा। झाओ जिन ने ईमानदारी से कहा, चू, उन्होंने राजधानी शहर प्रांत 1 में तलवारबाजी के मुख्य प्रशिक्षक मेंग जिपिन को एक चुनौती जारी की। वे आज उत्तरी उपनगरों में लड़ने के लिए सहमत हुए, इसलिए वह सुबह जल्दी निकल गए। उद्धरण चिन्ह। सू वेन उग्र था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यंग मास्टर, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता। ये सिर्फ इतना है कि चू, उन्होंने कहा कि आपको बताने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि उनके और मेंग जिपिंग के बीच की लड़ाई जीवन और मृत्यु का निर्धारण करेगी। युवा मास्टर, आपके पास एक विशेष दर्जा है। यदि आप जाते हैं और लड़ाई देखते हैं, तो मेंग जिपिंग में निश्चित रूप से कुछ जांच होगी, और उसकी तलवार निश्चित रूप से 30% तक कमजोर होगी। फिर वह खुद को गलत तरीके से जीतने के लिए विचार करेगा। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने स्नेह किया। बकवास, भले ही वह हार जाए, मैंने उसे अपने लोगों को मारने नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन ने सू वेन को देखा और गंभीरता से कहा, यंग मास्टर, चू वह मुझसे अलग है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी मेहनत करता हूं, चाहे मैं कितना भी करूं, मैं केवल 9वीं ग्रेड अर्थ रैंक तक पहुंचूंगा। हालांकि चू वह स्वर्ग रैंक पर चढ़ने का एक मौका है। युवा मास्टर, यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि वह अच्छा हो,
तो आपको उसे सच्ची कठिनाई का अनुभव करने देना होगा। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने कहने से पहले एक पल के लिए खुद को बदल दिया, फिर सभी को हमें साथ चलना होगा। अगर कोई गंदा खेलता है तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। इस समय दूरी में एक आंकड़ा दिखाई दिया। जैसे ही वह धीरे धीरे बारिश में चला गया, सु वेन ने अपनी टकटकी पर ध्यान केंद्रित किया। ये चू वह था। हालांकि इस समय वह एक खेदजनक स्थिति में लग रहा था। उसके पूरे शरीर पर दर्जनों घाव थे और वे सभी खून बह रहा था। यह देखा जा सकता है कि यह लड़ाई कितनी कड़वी थी। करीब चलने के बाद सु वेन ने देखा कि उसके गले में तलवार का घाव भी था। हालांकि घाव गहरा नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह मौत के कगार पर था। आप जीत गए, सु वेन ने पूछा। जीता। उद्धरण चिन्ह। प्रतिद्वंद्वी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। मृत। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने चू को देखा और कहा, वापस जाओ और अच्छी तरह से आराम करो। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। चू, उन्होंने इस लड़ाई में स्पष्ट रूप से बहुत सारी ऊर्जा खर्च की थी। वह थोड़ा विवादित लग रहा था। हालांकि उनकी मुद्रा अभी भी सीधे रामरोड बनी हुई है। उसे प्रवेश करते देख झाओ जिन कुछ चिंतित था। चू, उन्होंने मिंग जिपिंग को मार डाला। क्या कोई परेशानी होगी? उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या परेशानी हो सकती है? ग्रेट झोउ के कानूनों के अनुसार जब तक दोनों पक्ष एक लड़ाई के लिए सहमत होते हैं, तब तक जीवन और मृत्यु अपने हाथों में होगी। मिंग जिपिंग और चू, उन्होंने एक निर्णायक लड़ाई लड़ी और स्वाभाविक रूप से वह मरने के लायक थे। क्या चू ने खुले तौर पर एक चुनौती जारी नहीं की? झाओ जिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, चुनौती का पत्र खुले तौर पर जारी किया गया था, लेकिन यह मिंग जिपिंग कुछ अलग है। जबकि वह सरकार में आधारित है, उसके पास दोस्तों का एक विस्तृत नेटवर्क है और वह काफी वफादार है। मार्शल की दुनिया में भी उनकी प्रतिष्ठा काफी अधिक है। हालांकि मार्शल कलाकारों के बीच द्वंद्व युद्ध में जीवन और मृत्यु के बीच कोई गड़बड़ी नहीं है। मिंग जिपिंग मृत के साथ उनका परिवार उस मामले को कैसे छोड़ सकता है? उसके पुराने दोस्त और भाई इस मामले को कैसे छोड़ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। सु वेन डूब गया। उनके शब्दों में सच्चाई थी। अगर किसी को सु चांगकिंग को मारना था, तो सु वेन निश्चित रूप से बदला लेगा, चाहे वह उचित द्वंद्व हो या न हो। जाओ, ऑर्डर पास करो। मिंग जिपिंग के परिवार को चांदी के 100,000 टन देने के लिए किसी को खोजें। इसे उनके ऊपर बनाने की कोशिश करें। उद्धरण चिन्ह। दरअसल सु वेन ये भी जानते थे कि कभी कभी कुछ मामले बहुत निरर्थक होते थे। उदाहरण के लिए यह मिंग जिपिंग। वह एक अच्छा जीवन जी रहा था, लेकिन जब कोई उसे चुनौती देने के लिए आया, तो वह सहमत हो गया और परिणामस्वरूप उसका वध कर दिया गया। वह एक निर्दोष की मौत हो गई। लेकिन ये दुनिया थी। आपको पहली बार द्वंद्व से सहमत होने के लिए किसने कहा? अगर आप मर गए तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। यदि वह काया होने पर जोर देता है और चुनौती को स्वीकार नहीं करता है, तो चू के लिए उसे मारना असंभव होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मिंग जिपिंग और उनके परिवार के लिए यह एक अत्यंत दर्दनाक मामला था। मिंग जिपिंग के घर पर वह एक ताबूत में पड़ा था। चूहे की खेदजनक स्थिति की तुलना में मिंग जिपिंग बहुत बेहतर था। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं थे, केवल उनके ग्लेबेला में लाल रंग का एक स्थान था। वह चूहे की तलवार आभा द्वारा मारा गया था। ताबूत को हॉल में रखा गया था, जो परिवार के सदस्यों से घिरा हुआ था। पिता, तुम ऐसे ही क्यों मर गए? उद्धरण चिन्ह। मास्टर, हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। वूवू। पूरा हॉल दुख से भर गया। इस समय एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में भाग गया। बिग ब्रदर, बड़ा भाई, वह जोर से रोया। मिंग जिपिंग के बेटे मिंग वेई खड़े हो गए और चिल्लाए, अंकल याओ, आप अंत में यहाँ हैं। आपको मेरे पिता का बदला लेना होगा। याओ गू की आंखों में एक भयंकर प्रकाश चमक गया। मेरे बड़े भाई को किसने मारा? NO-WELLBE.CO में मिंग वेई ने चूहे के चुनौती पत्र को उठाया और इसे याओ गू को सौंप दिया। यह इस व्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह। याओ गू ने चुनौती पत्र प्राप्त किया और उस पर लिखे शब्दों को देखा। मैं चू वह हूं, जो एक जूनियर है जो कई वर्षों से तलवार का अभ्यास कर रहा है। मैंने सुना है कि आप कैपिटल सिटी प्रांत में तलवारबाजी के प्रमुख हैं। आपकी तलवारबाजी बकाया है। कृपया मुझसे लड़ें। इस लड़ाई में कोई जीत या हार नहीं होगी, और हम केवल जीवन और मृत्यु के माध्यम से तय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ध्यान देंगे। चू वह, हस्ताक्षर। उद्धरण चिन्ह। इस पोस्ट में तलवार की आभा विस्मयकारी थी। जाहिर है चू वह अपनी ताकत प्रदर्शित कर रहा था। यह इस वजह से भी ठीक था कि मिंग जिपिंग द्वंद्व युद्ध के लिए सहमत थे। एक जिंगजी प्रांत को कहानी के साथ बेहतर तरीके से फिट करने के लिए कैपिटल सिटी प्रांत में बदल दिया जाएगा।
अध्याय 142। क्या मुझे उदाहरण सेट करने के लिए अपने पुराने बॉस का उपयोग नहीं करना चाहिए? याओ गू ने चूहे को चुनौती का पत्र दिया और थोड़ा डूब गया। बस ये पत्र, अब वह कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक अन्य व्यक्ति दरवाजे पर आया। ये सू परिवार का नौकर था। नौकर ने दरवाजा खटखटाया और विनम्रता से कहा, क्या मुझे पता है कि यह मेंग परिवार है? मैं प्रधानमंत्री की संपत्ति के तीसरे युवा मास्टर सू वेन के नौकर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं परिवार के मुखिया को देखने के लिए मास्टर के आदेशों पर यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। मेंग वेई खड़ा था, बोलते हुए। नौकर ने एक बैंकनोट निकाला और गहरी आवाज में कहा, जब मेरे गुरु ने सुना कि एल्डर मेंग का निधन हो गया है, तो वह दुखी था। यद्यपि वह एक खुली और ऊपर की लड़ाई में मर गया, चू वह अभी भी मेरे परिवार का रक्षक है। मास्टर ने विशेष रूप से मुझे मुआवजे के रूप में 1 लाख चांदी के तेल भेजने का काम सौंपा। तभी सभी को एहसास हुआ कि चू वह सू वेन का रक्षक था। मेंग वेई ने गुस्से से कहा, पैसा दो। यदि आप पैसे देते हैं तो क्या मेरे पिता को पुनर्जीवित किया जा सकता है? दफा हो जाओ। स्क्रैम। उद्धरण चिन्ह। नौकर को बाहर निकाल दिया गया। इस समय याओ गू ने गहरी आवाज में पूछा, क्या आपके पिता ने सू वेन को नाराज किया? उद्धरण चिन्ह। उनकी राय में मेंग जिपिंग ने सू वेन को नाराज कर दिया, जिसके कारण ये परिणाम सामने आया। मेंग वेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन इस सू वेन ने कभी भी मेरे पिता के साथ बातचीत नहीं की और मैंने उनके बीच किसी भी संघर्ष के बारे में कभी नहीं सुना। मेरे पिता उसे कैसे रोक सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। याओ गू ने कहा, यह सच है। यदि आपके पिता ने सू वेन को नाराज किया है तो उसने आपको पैसे देने के लिए किसी को नहीं भेजा होगा। हालांकि चूंकि प्रधानमंत्री की संपत्ति इस मामले में शामिल है, इसलिए हम गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। क्या ये चू उसने आपके पिता को चुनौती का पत्र नहीं दिया? फिर मैं उसे एक पत्र भी दूंगा। आइए देखें कि वह कैसे प्रतिक्रिया करता है। उद्धरण चिन्ह। याओ गू और मेंग जिपिंग को जीवन और मृत्यु भाई माना जा सकता है। वह राजधानी शहर प्रांत में भाला प्रशिक्षक था। खेती के मामले में वह मेंग जिपिंग से भी ऊपर था। दूसरी तरफ झाओ जिन ने एक निवास स्थान पर गाड़ी चलाई। स्याही काले दरवाजे, स्याही काली दीवारें, सब कुछ एक काले रंग में चित्रित किया गया था। सामने के दरवाजे पर कोई पट्टिका नहीं थी जो ये बताती थी कि यहाँ कौन निवास कर रहा है। उदास बारिश के तहत यह विशेष रूप से भारी और ब्रूडिंग लग रहा था। दरवाजे पर 2 पहरेदार गलियारे के नीचे खड़े थे, बारिश से खुद को आश्रय दे रहे थे। जैसे ही गाड़ी रुकी, झाओ जिन जल्दी से गाड़ी से उतर गए और एक बड़ा छाता उठाया। इसके तुरंत बाद उन्होंने क्यू की एक लहर को लात मारते हुए अपने पैरों के माध्यम से ताकत लगाई। जमीन पर बारिश का पानी साफ हो गया था। तभी उन्होंने सू वेन और मुस्कान के लिए कार का दरवाजा खोला। यंग मास्टर, सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह। सू वेन कार से बाहर निकली और दरवाजे पर आई। गार्ड चिल्लाया, तुम कौन हो? आप यहाँ किस लिए हैं? उद्धरण चिन्ह। सू वेन मुस्कुराया, मैं सू वेन हूँ। मैं महामहिम के आदेशों पर गुप्त छाया रक्षकों को रिपोर्ट करने के लिए यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। जब उन दोनों ने ये सुना तो उन्होंने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उनमें से एक ने सू वेन को रिपोर्ट करने के लिए प्रवेश करने से पहले थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक लंबे समय के बाद वह व्यक्ति बाहर आया और कहा, हेड सी चाहता है कि आप अंदर जाएं। उद्धरण चिन्ह। सू वेन अंदर चला गया और झाओ जिन उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन गार्ड ने उसका हाथ बढ़ाया और उसे रोका। शैडो गार्ड पवित्र क्षेत्र है, कोई भी अनधिकृत लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। दरवाजे की रखवाली करने वाला व्यक्ति केवल एक स्टार रैंक के स्तर पर था। वह आसानी से उसे कुचलकर मार सकता था। आमतौर पर उसने बहुत समय पहले व्यक्ति को थप्पड़ मारा होगा। हालांकि झाओ जिन को पता था कि यह विभाग अदालत बनाने वाले अन्य आधिकारिक विभागों से अलग था। यह भी एक संकेत था कि वह जानता था कि कब बॉस बनना है और कब नहीं चलना है। उन्होंने इसके बजाय सू वेन को देखा। यदि सू वेन ने इस पर संकेत दिया तो उसे पता होगा कि क्या करना है। सू वेन की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, लेकिन उन्होंने झाओ जिन से छाता लिया और अंदर चले गए। गार्ड ने कुछ कदम आगे बढ़ाया और रास्ते का नेतृत्व किया। जब उन्होंने दरवाजे में प्रवेश किया तो सू वेन ने महसूस किया कि कई लोग भाग रहे थे। वह एक गार्ड द्वारा एक कमरे में ले जाया गया था। हेड सी आपके अंदर इंतजार कर रहा है। पहरा पलट कर चला गया। सू वेन आगे बढ़ी, दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। कमरा थोड़ा अंधेरा था, लेकिन ये बहुत विशाल था।
सू वेन एक कोने से गुजरा और एक विशाल गर्म कंग बिस्तर पर जागा। NO12B.C ओम में। ये सही है, ये वह कंग बिस्तर था जो उसने घर पर रखा था, लेकिन केवल बहुत बड़ा था। कंग बिस्तर के ऊपर बैठा एक आदमी था। उसके सामने दस्तावेजों का एक छोटा सा पहाड़ था और बगल में चाय का एक बर्तन था। उनके थोड़े भूरे बाल, साथ ही साथ उनकी आंखों के कोनों पर क्रीज ने उन्हें अच्छाई वाले किसान लड़के के प्रति ईमानदार का रूप दिया। सू विन अंदर चला गया। उन्होंने अपना सिर भी नहीं उठाया और सीधे कहा, सीक्रेट शैडो गार्ड एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपके गार्ड सीक्रेट शैडो गार्ड के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें भविष्य में यहां न लाएं। आपको सीक्रेट शैडो गार्ड के आंतरिक मामलों के बारे में कोई भी जानकारी लीक करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा आप पर दुर्भावना का आरोप लगाया जाएगा। उद्धरण चिन्ह C2। सू विन ने मुस्कुराते हुए जांच की। आदमी ने अपना सिर उठाया, कुछ नाराज हो गया। मेरे पूरे नाम से मुझे बुलाना आपके लिए अशिष्ट है। यदि आप अपने पिता थे तो ये ठीक होगा, लेकिन आप छोटे बच्चे शिष्टाचार को समझने के लिए प्रतीत नहीं होते हैं। उद्धरण चिन्ह सू विन ने अपना माथा मार दिया। ओह ठीक है, आप मेरे पिता के वरिष्ठ हैं। अंकल सी, मुझे गार्ड्स में क्या पद मिलेगा? 2402 रेशियो 800 618 डी 862 डी A096 E8 एक्ट 3436 एक्ट 60। C2 ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और कहा, आप अपने पिता की तरह फिसलन में हैं, और मानवीय रिश्तों के पहलू पर बहुत जल्दी। हालांकि मैंने आपको चाचा कहकर हारने नहीं दिया। चूंकि आप महामहिम द्वारा व्यवस्थित किए गए थे, हालांकि उन्होंने कागज पर आपके लिए कोई पद नहीं दिया था, उन्होंने टोन लिखा था। आपको पहले एक प्राथमिक 5वीं रैंक होनी चाहिए थी, इसलिए यदि आप सीक्रेट शैडो गार्ड में स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो आप अभी भी अपने वर्तमान आधिकारिक रैंक को बनाए रखेंगे। क्या आप नागरिक या सैन्य अधिकारी बनना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह सू वेन ने उत्सुकता से पूछा, नागरिक और सैन्य पदों में क्या अंतर है? उद्धरण चिन्ह C2 ने समझाया, सिविल सेवा आधिकारिक खुफिया को संभालने और अन्य विभागों के साथ संचार का समन्वय करने के लिए है। सैन्य सेवा के लिए इसे गिरफ्तार करना और पूछताछ करना है। उद्धरण चिन्ह स्वाभाविक रूप से मैं सैन्य स्थिति चुनूंगा। सू विन मुस्कुराया। वह यहाँ क्यों आया? ये गिरफ्तारी और पूछताछ का अधिकार प्राप्त करना था। C2 भी हैरान नहीं था। उन्होंने सू वेन को देखा और कहा, आपको सीक्रेट शैडो गार्ड के पुनर्स्थापन में योगदान देने के लिए माना जा सकता है। मैं आपको 5वीं रैंक के अधिकारी का पद दूंगा। आपके कर्तव्यों में शहर की देखरेख शामिल होगी। तार्किक रूप से ये 4वीं रैंक की स्थिति है। उद्धरण चिन्ह सू वेन मुस्कुराया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि C2 से बात करना इतना आसान होगा। अंकल सी, बहुत बहुत धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह लाभ के साथ सू वेन और भी शानदार हो गया। इस समय एक पुस्तक हवा में उड़ गई और सू वेन के सामने उतरी। C2 ने गहरी आवाज में कहा, यह महामहिम द्वारा निर्धारित सीक्रेट शैडो गार्ड्स के प्रतिबंध हैं। एक नजर डालें और लाइन को पार न करें। उद्धरण चिन्ह सू वेन ने पुस्तक ली और इसके माध्यम से फ्लिप किया। उसे इस बात का अंदाजा था कि क्या चल रहा है। अंकल सी, मैंने सुना है कि आप एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने उत्सुकता से पूछा। क्या आप मुझे कुछ चाल दिखा सकते हैं और मेरे क्षितिज को व्यापक बना सकते हैं? मैंने पहले कभी स्वर्ग रैंक की लड़ाई नहीं देखी। उद्धरण चिन्ह सू वेन ने अपना मौका देखा और ले लिया। वह वास्तव में उत्सुक था। आखिरकार C2 पहला स्वर्ग रैंक कृषक था जो उसने कभी मिला था। C2 ने मजाक में उसे धोखा देने से पहले उस पर नजर डाली। बच्चे, अपनी किस्मत को धक्का न दें। जल्दी करो और अपनी कमर को टोकन प्राप्त करें और अपने कपड़े बदलें। अगर आप मदद करने को तैयार हैं तो कुछ करें। हमारा सीक्रेट शैडो गार्ड अभी स्थापित किया गया है और यह हमारे लिए योगदान करने का समय है। पिछले कुछ दिनों में हमने जो भी जानकारी एकत्र की है, वह खुफिया विभाग में है। आपके पास जांच करने का अधिकार है। जाओ और इसे स्वयं देख लो। उद्धरण चिन्ह जब C2 ने उसे अस्वीकार कर दिया तो सू वेन को गुस्सा नहीं आया। वह बस घूमकर चला गया। कमरे से बाहर निकलने के बाद सू वेन नौसेना के रंगीन शैडो गार्ड की वर्दी का एक सेट लेने गए। यहां तक कि उसकी वर्दी के सामने एक बाघ का सिर भी था, जो उसे एक शक्तिशाली रूप देता था। फिर सू वेन ने जगह छोड़ने से पहले गुप्त गार्ड के एक समूह को चुना। झाओ जिन प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। सू वेन गाड़ी में सवार होकर जोर से हंसा। चलो चलते हैं मार्शल इंस्पेक्टरेट को। उद्धरण चिन्ह झाओ जिन ने उत्सुकता से पूछा, युवा मास्टर, आप मार्शल इंस्पेक्टरेट में क्यों जा रहे हैं? क्या आपके कर्तव्यों से राहत नहीं मिली है?
उद्धरण चिन्ह। वध करने के लिए सू वेन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। जब कोई नया अधिकारी पद ग्रहण करता है तो क्या उसे उदाहरण सेट करने के लिए अपने पुराने बॉस का उपयोग नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 143 यो, क्या ये भगवान फैंग नहीं है। मार्शल इंस्पेक्टरेट के बाहर एक गाड़ी धीरे धीरे पहुंची। लोगों के एक समूह ने गाड़ी के पीछे पीछा किया। उन सभी ने बांस की टोपी और रेनकोट पहना था। वे काले कढ़ाई वाले कपड़ों में लिपटे हुए थे और लंबे समय तक कृपानों को अपने कमर पर लादे हुए थे। उनके साफ सुथरे और समान कदम लंबे समय से अभ्यस्त हो गए थे। इस तरह के एक प्रभावशाली तरीके से कोई एक नजर में बता सकता है कि उन्हें सेना में प्रशिक्षित किया गया था। जैसे जैसे वे चलते गए उन्होंने जानलेवा आभा बढ़ाई। मार्शल इंस्पेक्टरेट के गार्डों ने अवचेतन रूप से अपने शरीर को सीधा किया। यह अज्ञात था कि ये समूह किस सरकारी कार्यालय से थे। गाड़ी प्रवेश द्वार पर रुक गई और गार्ड ने राहत की सांस ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने झाओ जिन को पहचान लिया था। झाओ जिन अभी भी पहले की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। वह कार से बाहर निकला और बारिश को साफ करने के लिए छाता का इस्तेमाल किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सू वेन के कपड़े भीग नहीं जाएंगे। सू वेन कार से बाहर निकले और अंदर जाने से पहले आलस को बढ़ाया। सीक्रेट शैडो गार्ड्स ने काफी पीछे चल दिया। गार्ड ने जल्दबाजी की और धीमी आवाज में पूछा, लॉर्ड सू, ये लोग कौन है। उद्धरण चिन्ह। पा झाओ जिन ने उसे चेहरे पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया, क्या ये कुछ आपको पूछना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। थप्पड़ से गार्ड दंग रह गया। उन्होंने सू वेन को देखने से पहले झाओ जिन को एक टकटकी में देखा। फिर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई आओ, कोई इंस्पेक्टरेट में घुसपैठ कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। पा यह एक और थप्पड़ था। इस बार यह सू वेन था जिसने उसे थप्पड़ मारा था। उन्होंने ठंड से कहा, आप किस लिए चिल्ला रहे हैं। सीक्रेट शैडो गार्ड अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, रास्ते से हट जाओ। उद्धरण चिन्ह। गार्ड अभी भी हिचकिचा रहे थे। गुप्त छाया गार्ड, यह उनके लिए बहुत दूर की अवधारणा थी। हालांकि वे जानते थे कि सीक्रेट शैडो गार्ड्स को फिर से स्थापित किया गया था, मार्शल इंस्पेक्टरेट के अधिकार में कोई भ्रष्टाचार शामिल नहीं था। वे सभी मार्शल कलाकार थे, इसलिए वे डरते भी नहीं थे। हालांकि सू वेन की कार्रवाइयों ने उन्हें गूंगा और नुकसान में छोड़ दिया। नवंबर LBJNN। इस समय सू वेन ने पहले से ही अपने पुरुषों के साथ आरोप लगाया था और सीधे जू वंजुन के लिए नेतृत्व किया था। डीकॉन के आंगन का दरवाजा खुला हुआ था, जिससे जू वंजुन हॉल से बाहर आ गया। उसने सू वेन को लोगों के एक समूह के साथ आंगन में खड़ा देखा। सू वेन, आप क्या कर रहे हैं। जू वंजुन ने कहा और कहा, ये लोग कौन है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। मैं अब सीक्रेट शैडो गार्ड का कमांडर हूं। अब मैं आपको हमारे साथ वापस आने और जांच में सहयोग करने के लिए कहना चाहूंगा। लॉर्ड जू रॉयल कोर्ट का एक अधिकारी है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जू वंजून के भौहों को एक साथ कसकर बुनना। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, आप क्या जांच करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड जू, स्वाभाविक रूप से पता चलेगा कि हम कब लौटते हैं। सू विन मुस्कुराया। जू वंजून ने कड़ी आवाज में कहा, मैं नहीं जा रहा हूं। क्या आपको लगता है कि आपका सीक्रेट शैडो गार्ड बिना वजह लोगों को ले जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। इस समय आंगन में एक आकृति दिखाई दी। बारिश उसकी तरफ से गिर गई, उस पर एक भी बूंद नहीं गिरी। यह मार्शल इंस्पेक्टरेट के प्रमुख फैंग बाइचुआन था। जब उन्हें रिपोर्ट मिली तो वे तुरंत भाग गए। उन्होंने सू वेन को देखा और बरेटेड, सू वेन, मार्शल इंस्पेक्टरेट आपका घर नहीं है। चारों ओर गड़बड़ मत करो। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने अजीब आवाज में कॉल करने से पहले फैंग बाइचुआन को देखा, यो, क्या ये लॉर्ड फैंग नहीं है। जब से हम पिछली बार मिले थे तब से यह एक लंबा समय है, मैं वास्तव में आपको याद करता हूं। उद्धरण चिन्ह। फैंग बाइचुआन के दिल में गुस्सा बढ़ गया। ये छोटा हरामी, जब वह पहली बार मार्शल इंस्पेक्टरेट में शामिल हुआ तो उसे अंकल फैंग कहते रहे। अब जब वह सीक्रेट शैडो गार्ड में है तो उसने उसे लॉर्ड फैंग कहने के बजाय बदल दिया। इस समय सू वेन ने अपनी जेब से एक छोटी नोटबुक निकाली। यह प्राधिकरण गाइड था जिसे सीतू ने उसे दिया था जब उसने अपनी पर्यवेक्षी भूमिका निभाई थी। उन्होंने फैंग बाइचुआन को अपनी आंख के कोने से बाहर निकलने से पहले जोर से पढ़ा। महामहिम द्वारा दिए गए अधिकार से संबंधित गुप्त छाया रक्षक के तीसरे नियम के अनुसार, गुप्त छाया रक्षक को किसी भी अधिकारी की निगरानी करने का अधिकार है। महान झोउ राजवंश के
जो भी अधिकारी बच सकता है, उसके लिए सीक्रेट शैडो गार्ड अपराध के सबूतों की जांच करने से पहले उन्हें हिरासत में लेने का फैसला कर सकता है। हिरासत में लिए गए अधिकारियों को जांच में सहयोग करना चाहिए। यदि वे सहयोग नहीं करते हैं, तो इसे एक विद्रोह के रूप में माना जाएगा और उन्हें दबाने के लिए हिंसक साधनों का उपयोग किया जा सकता है। यदि वे हिंसक विरोध करते हैं, तो उन्हें मौके पर ही मार दिया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। पाठ करने के बाद सू वेन ने मुस्कुराते हुए फेंग बायचुआन से कहा, मुझे लगता है कि डीकॉन जू भागने का विकल्प चुन सकता है। यदि लॉर्ड फैंग को लगता है कि कोई समस्या है, तो आप डेकोन जू के दोनों पैरों को काट सकते हैं। नहीं, डीकॉन जू एक पृथ्वी रैंक विशेषज्ञ है, इसलिए भले ही उसके पास केवल एक जोड़ी हाथ हो, उसकी गति ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना आम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार आपको उसके चारों अंगों को काटना होगा। जब तक लॉर्ड फैंग अपने चारों अंगों को काट देता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह बच नहीं सकता, मैं तुरंत घूमूंगा और तुरंत निकल जाऊंगा। वास्तव में सम्राट ने इस वाक्य को इस बहाने से लिखा था कि गिरफ्तारी केवल तब की जानी थी जब किसी ने एक निश्चित मात्रा में खुफिया जानकारी एकत्र की थी। हालांकि सू वेन ने इस बारे में परवाह नहीं की। चूंकि यह लिखा गया था, वह इसका उपयोग करने की हिम्मत करेगा। जब तक किसी ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि नियमों की कठोरता से समीक्षा की गई और परीक्षण किया गया, तब तक शोषण करने के लिए निश्चित रूप से कमियां होंगी। किसी भी मामले में, भले ही वह गलत था, यह उस बिंदु पर नहीं होगा जहां उसे सिर कलम किया जाएगा। भागने से आपका क्या मतलब है? इसे ठीक से कौन परिभाषित कर सकता है? अभी मैं सू वेन जू वंजुन को देख रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसके पास एक अभिव्यक्ति थी जो कह रही थी कि वह भागने की योजना बना रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? सम्राट ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई व्यक्ति इतनी जल्दी एक खामी खोजने में सक्षम होगा। वास्तव में सू वेन में फेंग बायचुआन की अच्छी छाप नहीं है। इस आदमी को पता था कि उसका जू फैमिली के साथ झगड़ा हुआ था और यहां तक कि उसने जू वंजुन के तहत काम करने की व्यवस्था की थी। क्या उसने ऐसा किया था? क्या उसने सोचा था कि वह सू वेन एक अज्ञानी मूर्ख था? यह सिर्फ इतना था कि वह किसी और की छत के नीचे था, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अब सू वेन उसे लिप्त नहीं करने जा रहा था। फेंग बायचुआन उग्र था। उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, क्या आपको लगता है कि आप अदालत के सभी अधिकारियों को तब तक हिरासत में रख सकते हैं जब तक आपको लगता है कि बचने की संभावना है? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने सिर हिलाया और कहा कि वास्तव में, कागज पर हाँ। हालांकि मैंने किसी को नहीं छोड़ा। आखिरकार, अगर मैं किसी को गलत तरीके से हिरासत में लेता हूं, तो मेरे अंकल सी के लिए यह मुश्किल होगा। मुझे उसकी स्थिति पर विचार करना होगा। उद्धरण चिन्ह। यह मत भूलो कि आप मार्शल इंस्पेक्टरेट के सदस्य भी हैं। उद्धरण चिन्ह। फेंग बायचुआन ने अपने दांत पीस लिए। सू वेन मुस्कुराया। मुझे खेद है, लॉर्ड फेंग। महामहिम ने कल कहा कि जब तक अंकल सी सहमत हैं, मार्शल इंस्पेक्टरेट में मेरी स्थिति को हटा दिया जाएगा। इसलिए कड़ाई से बोलते हुए, मुझे अब मार्शल इंस्पेक्टरेट से कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हे बच्चे, तुम्हें यकीन है कि बहुत सारे चाचा हैं? फेंग बायचुआन ने मजाक उड़ाया। सू विन मुस्कुराया और कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार, अंकल सी मेरे प्रति बहुत खास है। वह कुछ ऐसे लोगों की तरह नहीं है जो मेरे लिए चीजों को मुश्किल बनाते हैं। फेंग बायचुआन ने गुस्से में उड़ान भरी। सू वेन को जू वंजून के अधीनस्थ होने की व्यवस्था करने और लोगों को सू वेन की पृष्ठभूमि का परीक्षण करने की व्यवस्था करने के अलावा, उन्होंने उसके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया। ये बारात इतनी क्षुद्र क्यों थी? लॉर्ड फेंग, आगे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उसके साथ जाऊंगा। जू वंजुन निडर होकर बाहर खड़ा था और उसने धीमी आवाज में कहा, चूंकि महामहिम ने सीक्रेट शैडो गार्ड को ऐसा अधिकार दिया है, इसलिए मैं विरोध नहीं कर सकता। अन्यथा, ये दूसरों के लिए हमें नष्ट करने का एक अवसर होगा। मैं केवल अपनी ओर से महामहिम को इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए कहता हूं। मुझे विश्वास है कि महामहिम मुझे न्याय देंगे। उद्धरण चिन्ह। जू वंजुन ने सू वेन पर नजर डाली और स्नेह किया। मैं दोषी नहीं हूं, और आपके पास कोई सबूत नहीं है। यदि आप किसी को लापरवाही से हिरासत में लेना चाहते हैं, तो मुझे विश्वास नहीं है कि महामहिम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। सू विन मुस्कुराया और कहा, फिर चिंता करने के लिए लॉर्ड जू की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पीछे आओ। उद्धरण चिन्ह। जू वंजुन ने एक कदम आगे बढ़ाया, और सू वेन ने झाओ जिन को एक बार देखा। झाओ जिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और तेजी से अपनी उंगलियों को टैप किया। जू वंजुन के EQ पॉइंट को सील कर दिया। कोई रास्ता नहीं था कि वह अपने सच्चे QE का उपयोग कर सके।
इसके तुरंत बाद सीक्रेट शैडो गार्ड्स ने जू वनजुन को घेर लिया और चले गए। सू वेन के साथ प्राधिकरण के जानवर सीक्रेट शैडो गार्ड्स ने अपने नुकीले और पंजे का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। फैंग बायचुआन ने सू वेन के प्रस्थान के आंकड़े को देखा और अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। उसने अपने दांतों को पीस लिया क्योंकि उसने कहा, ब्राट, अभिमानी मत बनो। मैं अब महल में प्रवेश करूंगा और महामहिम से स्पष्टीकरण मांगूंगा। आइए देखें कि आप कितने समय तक अभिमानी रह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 144 कोई सजा नहीं। सीक्रेट शैडो गार्ड और सू वेन ने जू वनजुन को कालकोठरी में लाया और उसे अंदर बंद कर दिया। बधाई, लॉर्ड जू, आप सीक्रेट शैडो गार्ड के इतिहास में कैद होने वाले पहले व्यक्ति होंगे। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने जू वनजुन को देखा और मुस्कुराया। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? जू वनजुन को अभी भी नहीं पता था कि सू वेन ने उसे क्यों पकड़ा था। सू वेन ने अपना सिर हिलाया और चला गया। इस बीच महल में फैंग बायचुआन ने जमीन पर घुटने टेक दिए और गहरी आवाज में कहा, योर मेजेस्टी, कि सू वेन बहुत कानूनविहीन है। किसी भी कारण के बिना वह मार्शल इंस्पेक्टरेट में टूट गया और जबरदस्ती जू वनजुन को ले गया। यदि वह ऐसा कर सकता है तो ग्रेट झोउ राजवंश में हर कोई खतरे में नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोउ डूब गया और कहा, जाओ, सू वेन को बुलाओ। और सी तू भी। उद्धरण चिन्ह। यमदूत तुरंत निकल गया। इस समय सू वेन C2 के कमरे में आया। अंकल सी, अंकल सी। सू वेन ने घर में प्रवेश किया और मुस्कुराते हुए कहा, ये स्नो हनी टी है जिसे मेरे पिता ने दक्षिण पूर्व एशिया से वापस लाया था। मैं इसे आपके लिए प्रयास करने के लिए लाया था। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने एक छोटा सा बॉक्स निकाला। सू वेन अभी प्रधानमंत्री की हवेली में लौटा था और उसने सू न्यूआन्युंग को चोरी करने के लिए कहा था। सीतू ने अपने हाथ में छोटे बॉक्स पर अपना ध्यान केंद्रित करने से पहले उसे देखा। यह वास्तव में एक दुर्लभ वस्तु थी। वह मुस्कुराया और कहा, यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है तो कहें। मैं आपके पुराने सू के परिवार का लाभ उठाने की हिम्मत नहीं करता। जो आपके पिता सू चांगकिंग का लाभ उठाने की हिम्मत करता है, वह इसे अपने दिल में याद रखेगा। वह जल्द या बाद में व्यक्ति को वापस पाने का एक तरीका खोज लेगा। बच्चा, कुछ गलत है। उद्धरण चिन्ह। मैंने जू वनजुन पर कब्जा कर लिया। सू वेन ने सच बोला। सीतू ने अपनी ठुड्डी को रगड़ दिया। मार्शल इंस्पेक्टरेट से एक। उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। आपने ऐसा क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। सीटू का सामना करते हुए सू वेन ने ईमानदारी से कहा, मुझे संदेह है कि उन्होंने ली प्रांत के प्रभावशाली परिवारों की सरकार के साथ मिलकर खबर लीक की है। मैं उससे एक सफलता प्राप्त करना चाहता हूं और यह पता लगाना चाहता हूं कि इन सरकारी अधिकारियों ने ली प्रांत की आपदा में क्या किया है। उद्धरण चिन्ह। सीतू डूब गया। एक को यह जानना था कि सीक्रेट शैडो गार्ड्स अभी स्थापित किए गए थे और उन्हें अभी तक राजधानी के मामलों को पूरी तरह से समझना था, बाहरी दुनिया से बहुत कम। आपके पास सबूत है? उद्धरण चिन्ह। अभी तक नहीं। उद्धरण चिन्ह। सीतू थोड़ा गुस्से में था। आपने उसे बिना सबूत के गिरफ्तार कर लिया। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने गंभीरता से कहा, मेरे पास इसे मजबूर करने का एक तरीका है। बाहर। उद्धरण चिन्ह। सितू ने कहा और कहा, फैंग बायचुआन ने आपको उससे पूछताछ नहीं करने दी। आपके लिए बस अपने मार्शल इंस्पेक्टरेट में वाल्स और अपने लोगों को दूर ले जाना। अगर वह अपने अधीनस्थों की रक्षा नहीं कर सकता है, तो मार्शल इंस्पेक्टरेट में उसकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से गिर जाएगी। वह निश्चित रूप से जल्द जू वनजुन को बाहर निकालने का एक तरीका सोचेंगे। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, वह डूब गया। इसके अलावा जू वनजुन एक अर्थ रैंक मार्शल कलाकार है और उसकी इच्छा दृढ़ है। यहां तक कि अगर वह अत्याचार करता है तो मुझे डर है कि वह अल्पावधि में अपना मुंह खोलने में सक्षम नहीं होगा। एक बार जब वह नहीं कर सकता तो यह एक और गलती होगी। उद्धरण चिन्ह। सू वेन मुस्कुराया और कहा, जब तक अंकल सी मुझे महामहिम से कुछ समय खरीदने में मदद कर सकते हैं, मैं उन्हें यातना के बिना पूछताछ कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। कोई यातना नहीं। सीतू स्तब्ध था। उन्होंने कहा, यदि यह यातना के माध्यम से नहीं है तो हम कुछ समय खरीद सकते हैं। जैसे वे बोल रहे थे, शाही फरमान को पारित करने के लिए जिम्मेदार यूनुच आ गया था। सीटू ने निष्कर्ष पर आने से पहले सू वेन पर एक नजर डाली। आप मुझसे झूठ नहीं बोलते। यदि आप गड़बड़ करते हैं तो मुझे गुप्त छाया रक्षक से बाहर निकालने के लिए मुझे दोष न दें। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों ने तुरंत खड़े होकर महल में प्रवेश किया। इस समय सू वेन ने महसूस किया कि सीतू भी नहीं चला। वह उड़ रहा था। यह सही है, वह सिर्फ मिडेयर में क्रॉस लेग बैठा था और धीरे धीरे उड़ रहा था।
उसने अपने शरीर से कंबल भी नहीं लिया। No12B.co में कमरे से बाहर निकलने के बाद वह सीधे घोड़े की गाड़ी में उड़ गया। सू विन स्तब्ध था क्योंकि वह ये नहीं बता सकता था कि उसका कौन सा पैर वास्तव में अपंग था। क्या ये स्वर्ग रैंक की खेती करने वाले की शक्ति है? सू विन ने खुद को म्यूट कर लिया। जब वे महल में दाखिल हुए तब भी वही था। सू वेन चला गया जबकि C2 ने क्रॉस लेग किया क्योंकि उसने साइड में उड़ान भरी थी। जैसे ही उन्होंने मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार में प्रवेश किया, उन्होंने फैंग बायचुआन को हॉल के अंदर से कहते सुना, महामहिम, इस सू वेन ने जादूगर भगवान के गोल्डन गू को निगल लिया, जिसे मार्शल इंस्पेक्टरेट को दिए जाने के लिए सहमति हुई है। उन्होंने सीक्रेट शैडो गार्ड को क्यों स्थानांतरित किया? मेरी राय में उसे मार्शल इंस्पेक्टरेट पर वापस जाने देना बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। फैंग बायचुआन की एक अच्छी योजना थी जो सू वेन को वापस लाने के लिए थी और धीरे धीरे उसे सबक सिखाती थी। उसे इस बच्चे को यह बताना था कि वह कितना शक्तिशाली था। दूसरों को सू चांगकिंग से डर लग सकता है, लेकिन वह नहीं था। इस समय C2 ने सू वेन का नेतृत्व किया क्योंकि वह ठंड से तड़क गया। फंग बायचुंग, क्या आप सेनिल बन रहे हैं? आप वास्तव में मेरे लोगों को छीनने की हिम्मत करते हैं? उद्धरण चिन्ह। फैंग बायचुआन ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसने चीख को बाहर निकालने की हिम्मत भी नहीं की। इस समय C2 जमीन पर उतरा और नीचे गिरा। उन्होंने आज्ञाकारी रूप से कहा और कहा, ये नौकर C2 महामहिम को बधाई देता है। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झो मुस्कुराया और अपना हाथ लहराया। मैं आपको बैठने की अनुमति दूंगा। उद्धरण चिन्ह। तुरंत एक कुर्सी पर लाया गया एक यमदूत और C2 उस पर तैर गया। सम्राट झोऊ ने तब सू वेन की ओर रुख किया और गहरी आवाज में कहा, सू वेन, मुझे आपसे पूछना चाहिए, आपने जू वंजुन को क्यों पकड़ा? उद्धरण चिन्ह। सू वेन झुक गए। ये व्यक्ति दोषी है। उद्धरण चिन्ह। किस अपराध का? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने फैंग बायचुआन पर एक नजर डाली। मैं इसे यहां नहीं कह सकता क्योंकि लॉर्ड फैंग भी मौजूद है। यदि ये लीक हो जाता है तो ये परेशानी का कारण होगा। उद्धरण चिन्ह। जब फैंग बायचुआन ने ये सुना तो वह इसे और नहीं ले सकता था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, बच्चा? महामहिम, मैंने इतने वर्षों तक आपका अनुसरण किया, मैंने कभी निजी जानकारी लीक नहीं की। ये बच्चा बस मुझे बदनाम कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने स्नेह किया। आप मेरे पिता नहीं हैं, इसलिए मुझे आप पर विश्वास क्यों करना चाहिए? इसके अलावा मैं सीक्रेट शैडो गार्ड में शामिल हो गया हूं। यहां तक कि अगर मेरे अपने पिता कानून तोड़ते हैं तो भी मुझे जांच करनी होगी। मामला गोपनीय है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ ने कहा और कहा, फिर क्या आपके पास सबूत है? इसे मुझे दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। इस समय C2 ने बात की। महामहिम, अभी भी सबूतों को सुलझाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि जू वंजून की पहचान विशेष है, उसे कुछ समय के लिए कैद करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झो एक चतुर व्यक्ति था और शब्दों को सुनकर वह जानता था कि उनके पास अभी तक कोई सबूत नहीं है। हालांकि उन्होंने गहरी सोच में पड़ने से पहले C2 को देखा, फिर फैंग बायचुआन में। यदि सीक्रेट शैडो गार्ड्स को शुरुआत में ही झटका लग जाता था, तो क्या ये सीक्रेट शैडो गार्ड्स का विश्वास है या अधिकारियों को डराने की उनकी क्षमता बहुत कम हो जाएगी? ये कुछ ऐसा था जिसे वह देखना नहीं चाहता था। मार्शल इंस्पेक्टरेट के रूप में यह मुख्य रूप से मार्शल दुनिया के लोगों पर लक्षित था। भले ही रॉयल कोर्ट में उनकी प्रतिष्ठा कम थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका दिल पहले से ही झुक रहा था। इस समय फैंग बायचुआन ने जोर से कहा, महामहिम, आप ऐसा नहीं कर सकते। जू वंजुन सू वेन के हाथों में पड़ गया है। अगर वह कबूल करे तो हमें क्या करना चाहिए? यह अज्ञात है कि पूर्व गुप्त छाया गार्डों ने कितने निर्दोष कैदियों को उनके तरीकों के माध्यम से तैयार किया है। उद्धरण चिन्ह। C2 ने कम आवाज में काउंटर किया, चिंता मत करो, महामहिम। हम सीक्रेट शैडो गार्ड्स जू वंजून को पूरी तरह से प्रताड़ित नहीं करेंगे जबकि वह कैद है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। सम्राट झोऊ ने फैंग बायचुआन को आपत्ति करने का मौका नहीं दिया और तुरंत फैसला किया। फिर यह व्यवस्थित है। मंत्री फैंग, आपको समझना होगा, ये सिर्फ जांच का मामला है। कभी कभी इसमें समय लगता है। इस मामले के बाद से पहले ऐसा करते हैं। मंत्री फैंग, आप किसी भी समय यात्रा कर सकते हैं। यदि आप जू वंजून को प्रताड़ित करते हुए पाते हैं तो आकर इसकी रिपोर्ट करें मुझे। उद्धरण चिन्ह। असहाय फैंग बायचुआन केवल अपने दांतों को पीस सकता है और कह सकता है, हम महामहिम के अनुसार करेंगे।
उद्धरण चिन्ह। महल से बाहर निकलने के बाद C2 ने धीमी आवाज में पूछा, इससे पहले कि हम महल में प्रवेश करते, हमारे पास इस बारे में बात करने का समय नहीं था कि उससे पूछताछ कैसे की जाए। अब मुझे अपनी विधि के बारे में बताएं। उद्धरण चिन्ह। सु विन ने उस पर एक नजर डाली और जानता था कि वह अभी भी चिंतित है। इस प्रकार उन्होंने समझाना शुरू किया, हमें पहले एक पूरी तरह से ध्वनिरोधी कमरा बनाने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने कहा कि फैंग बायचुआन ने स्नेह किया, एकांत। वह जू वंजुन एक पृथ्वी रैंक है। चाहे वह खेती हो या व्यायाम, वह ध्यान आकर्षित कर सकता है और समय को मार सकता है। सु विन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह सिर्फ एकांत कारावास नहीं है। ये कमरा दिन रात उज्ज्वल रूप से जलाया जाएगा। जू वंजून में प्रवेश करने के बाद हमें उसकी देखभाल के लिए किसी और को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें उसके भोजन का सेवन और उसके हाथों का उपयोग करने की आवश्यकता को काटने की आवश्यकता है। हम उसे इधर उधर जाने या लेटने नहीं दे सकते। हम उसकी खेती को भी सील कर देंगे और केवल उसे दीवार के आधार पर बैठने देंगे। दूसरे, इंटीरियर को समय बताने के लिए किसी भी उपकरण के साथ डिजाइन नहीं किया गया है, न ही कोई किताबें। केवल 4 दीवारें हैं। तीसरा, जो लोग प्रवेश करते हैं वे उससे बात नहीं कर सकते हैं और केवल उसकी हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। अगर वह सोता है तो भी वह केवल एक ईमानदार स्थिति में सो सकता है। जिस क्षण उसका शरीर चलता है वे तुरंत उसे जगाने के लिए है। सु विन को अच्छी तरह से पता था कि सख्त प्रतिबंध लोगों को पागल कर देगा। यहां तक कि जू वंजून के रूप में मजबूत इच्छाशक्ति वाले किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा को पूरा करने की विधि का सामना करने पर विरोध करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ये केवल समय की बात थी। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से सच था जो अंदर फंस गए थे। एक बार जब वे समय की भावना और स्थानांतरित करने की क्षमता खो देते हैं, तो हर दूसरे को एक वर्ष की तरह महसूस होता है, जो उनके कारावास के प्रभाव को बढ़ाता है। कड़ाई से बोलते हुए, ये यातना नहीं थी, लेकिन यह उपचार एक इच्छा के प्रति एक पूर्ण नरक था। अध्याय 145 एक बेहतर जगह। सु विन ने सीतू से बात करने के बाद दूसरी पार्टी ने उसे एक अजीब रूप दिया। क्या गलत है, अंकल सी? क्या मैंने जो कहा उसके साथ कोई समस्या है? उद्धरण चिन्ह। C2 ने प्रतिक्रिया में अपना सिर हिलाया, नो। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने ऐसा बोला तो C2 ने वास्तव में अपने दिल में एक ठंड महसूस की। मार्शल कलाकारों के लिए बंद दरवाजे की खेती एक आम बात थी। हालांकि खेती करने का मतलब यह नहीं था कि कोई बस वहां बैठ गया और उसने कुछ नहीं किया। वे ध्यान करते हैं, अपनी खेती के तरीकों को प्रसारित करते हैं, मार्शल कौशल को समझते हैं, और जब ऊब जाते हैं तो अपने शरीर को भी स्थानांतरित कर सकते हैं और छाया बॉक्सिंग कर सकते हैं। हालांकि सु विन का नियम अपनी स्वतंत्रता के जू वंजुन को पूरी तरह से छीनना था। न केवल उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था, बल्कि उसे सोने और घूमने की स्वतंत्रता से भी वंचित किया गया था। वहां घूरने का विचार, दीवार को घूरना, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ, बोलने में असमर्थ, स्थानांतरित करने में असमर्थ, दिन या रात से अनजान और केवल अंतहीन प्रतीक्षा है। शायद आज से सीक्रेट शैडो गार्ड्स को अब यातना का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। C2 ने धीरे से म्यूट किया। सु विन मुस्कुराया और कहा, इससे पहले मुझे अभी भी अपने महान डीकोन जू से मिलना है और उसे थोड़ा भड़काना है। उद्धरण चिन्ह। आप जाते हैं। जहां तक C2 का संबंध था, जू वंजून का टूटना केवल समय की बात थी। वह अब पूरी तरह से राहत महसूस कर रहा था। NO12B.C ओम में सु वेन के चले जाने के बाद C2 ने धीरे से आह भरी। ये बारात अपने पिता से भी अधिक शातिर है जब वह छोटा था। सीक्रेट शैडो गार्ड्स जेल में जू वंजुन एक लापरवाह अभिव्यक्ति के साथ पुआल बिस्तर पर लेट गया, बिल्कुल भी चिंतित नहीं। इस समय सेल का दरवाजा खुला और सु वेन अंदर चला गया। जू वंजून ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या भगवान सु मुझे रिहा करने के लिए यहाँ है? उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपना हाथ लहराया और एक गुप्त गार्ड ने एक कुर्सी पर लाया। सु वेन बैठ गया और सेल के दरवाजे पर झुक गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, लॉर्ड जू, क्या आप कबूल करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। कबूल? मुझे क्या कबूल करना चाहिए? जू वंजुन की एक अप्रिय अभिव्यक्ति थी। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए कबूल करने के लिए क्या है? उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने कहा, फिर मुझे लॉर्ड जू को एक अनुस्मारक दें। ली प्रांत, हांग सन कियान, लू खिन काय। जू वंजुन ने अपना सिर हिलाया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। यह आदमी गूंगा खेल रहा था। सु वेन नीचे झुक गया और सेल के दरवाजे से देखा।
उसकी आंखें निर्ममता से भर गईं क्योंकि उसने धीरे से कहा, लॉर्ड जू मुझे आप पर कुछ चालें चलाने के लिए मजबूर कर रहा है। जू वनजुन ने अपने दांत पीस लिए और कहा, आगे बढ़ो। मैंने वैसे भी कुछ नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने अपने शरीर को सीधा किया, खड़े हुए और मुस्कुराते हुए कहा, लॉर्ड जू इसके बारे में सावधानी से सोचें। आपका अपराध मौत की सजा नहीं हो सकता है। यदि आप कबूल करते हैं और मूली को बाहर निकाल सकते हैं और इसे कीचड़ से बाहर ला सकते हैं, तो इसे एक मेधावी विलेख माना जाएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आप मरेंगे नहीं। मुझे बस इतना ही कहना है। लॉर्ड जू इसके बारे में सावधानी से सोचें। उद्धरण चिन्ह। जू वनजून की अपेक्षाओं के विपरीत सू वेन ने उसे यातना नहीं दी, लेकिन इसके बजाय खड़ा हो गया और छोड़ दिया। ओह ठीक है, लॉर्ड जू, मुझे आपको सूचित करना होगा कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं निकल पाएंगे। फैंग बायचुआन मेरे अंकल सी की तरह उपयोगी नहीं है। महामहिम ने आपको जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। यदि आप सहयोग नहीं करते हैं और गलती से मारे जाते हैं, तो मुझे दोष न दें। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने छोड़ दिया, भ्रम में जू वनजुन को छोड़ दिया। अगली सुबह जू वनजुन को एक कमरे में लाया गया। प्रवेश करने के बाद जू वनजुन ने पाया कि यह कमरा बहुत सरल था। हालांकि जेल की तुलना में इस कमरे में एक विशेष सुविधा थी जिसमें कोई खिड़कियां नहीं थी। इसके अलावा कमरे के भीतर कई लैंप जलाए गए थे जो कमरे को चरम पर रोशन कर रहे थे। कमरे में एक बिस्तर और एक कुर्सी थी। पहली नजर में जेल की कोठरी की तुलना में स्थितियां बहुत बेहतर थी। जू वनजुन उनके दिल में हंसी थी। ये सू वेन वास्तव में सोचता है कि वह बहुत महान है, लेकिन ये पता चला है कि लॉर्ड फैंग अभी भी मेरी मदद कर रहा है, मेरे लिए ऐसी अच्छी स्थिति प्राप्त कर रहा है। अगर मैं इस कमरे में लंबे समय तक अटका रहा तो भी वह मेरे साथ क्या कर सकता है। उद्धरण। तभी सू वेन अंदर आए और सभी नियमों को स्पष्ट रूप से समझाया। अंत में सू वेन मुस्कुराया और कहा, लॉर्ड जू, मैंने आपको पहले ही नियम बता दिए हैं। यह मुश्किल नहीं है ना? यदि आप सहयोग नहीं करते हैं, तो ये लोग आपको जांच में सहयोग नहीं करने के रूप में मानेंगे। जब समय आता है, तो मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता अगर वे आपको मारते हैं। उद्धरण चिन्ह। जू वनजुन ने स्नेह किया। क्या ये सिर्फ इतना नहीं है कि आप इधर उधर नहीं जा सकते? इसके बारे में क्या बहुत अच्छा है? उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, वह कुर्सी पर चले गए और बैठ गए। सू वेन ने दो पहरेदारों को देखा और गहरी आवाज में कहा, बाहर आपके कार्यों को देखने वाले लोग हैं। यदि आप नियम तोड़ते हैं, तो आपको तुरंत निष्पादित किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वह झूठ नहीं बोल रहा था। इस घर के ऊपर एक अवलोकन छेद था। किसी और को देखने का प्रभारी था। इसका कारण यह था कि यह कैदी को देखने वाले लोगों के लिए भी बेहद असहज था। यद्यपि वे बदलाव को बदल सकते थे, किसी को भी नियमों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए उन्हें अन्य टिप्पणियों को स्थापित करना था। प्रभारी गार्डों की ठंडी अभिव्यक्ति थी। हर कोई जानता था कि सू वेन मजाक नहीं कर रहा था। गार्ड को निर्देश देने के बाद सू वेन मुस्कुराया और जू वनजुन से कहा, फिर डीकॉन जू, आप धीरे धीरे यहाँ रह सकते हैं। एक बार जब आप इसके माध्यम से सोचते हैं, तो आप उन्हें मेरे लिए देख सकते हैं। यह नियमों के विरुद्ध नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन के चले जाने के बाद जू वनजुन कुर्सी पर बैठ गया और दीवार पर घूरने लगा। सबसे पहले वह अभी भी अपने दिमाग में कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था। कुछ समय बाद वह थोड़ा निराश हो गया। वह चलना चाहता था, हालांकि उसके बगल के दो लोग उसकी चार आंखों से उसे घूर रहे थे। कब से है? कितना समय बीत चुका था? जू वनजुन एक टकटकी में गिर गया। अज्ञात समय बीत जाने के बाद गार्ड ने बदलाव किया। एक और दो अभिव्यक्तिहीन पुरुष दिखाई दिए, जो कमरे में प्रवेश करने के बाद जू वनजुन के दोनों ओर खड़े थे। उनकी चार आंखें निश्चित रूप से उसे घूर रही थी। तीसरी पारी भोजन लेकर आई। भोजन करते समय जू वनजुन थोड़ी देर के लिए भोजन करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह खाना खत्म कर पाता, कार्यवाहक ने जबरदस्ती भोजन छीन लिया। वह केवल बिना हिलाए दीवार को घूरना जारी रख सकता था। जीने की उनकी इच्छा आगे बढ़ने की इच्छा से टकरा गई। जू वनजुन, जिन्होंने अपना समय खो दिया था, को अचानक एहसास हुआ कि यह 10 राउंड तक पीटे जाने से भी बदतर था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे पता नहीं था कि यह यातना कब तक चलेगी। 1 दिन, 2 दिन, 10 या 8 दिन, अब कितना समय हो गया है? अज्ञात सबसे भयानक था। जू वनजुन की इच्छा मिटने लगी। जिन दो पहरेदारों ने बदलाव किया था, उन्होंने राहत की सांस ली। FCK, ये बहुत असहज है। उद्धरण चिन्ह। वह पुराना जू वास्तव में पकड़ सकता है। उद्धरण चिन्ह। यह मुझे मार रहा है।
ये केवल 2 घंटे का है और मुझे ऐसा लगता है कि यह सामान्य से अधिक समय ले रहा है। मैं जाने के बजाय एक दिन के लिए गेट की रखवाली करता हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा कि यह एक एफकंग आसान काम था। 24 लोग केवल किसी को देखने के लिए घूमते हैं, इसलिए मैंने स्लॉट प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। अंत में मैं स्थानांतरित या बोल भी नहीं सकता। मैं केवल 2 घंटे वहां खड़ा रहा और मुझे मरने का मन हो रहा है। पुराना जू, आपको जल्दी करना होगा और देना होगा। उद्धरण चिन्ह, ये कमांडर वास्तव में कुशल है। उद्धरण चिन्ह, बहुत निर्दयी। उद्धरण चिन्ह, ये छिपे हुए गार्ड भी बेहद असहज थे, इतना कि एक समय था जब कोई रात के बीच में पदभार संभालने के लिए भूल गया, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ी लड़ाई हुई। लेकिन ये सब भविष्य में था। सु वेन ने अब इस बारे में परवाह नहीं की। अब उसे केवल उस दिन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी जब जू वंजुन अब और नहीं पकड़ सकता था। सीक्रेट शैडो गार्ड से बाहर निकलने के बाद सु वेन ने आराम महसूस किया। यह देखते हुए कि उसकी जांच शुरू हो चुकी थी, वह बहुत खुश था। ली प्रीफेक्चर के निर्दोष नागरिकों की आंखें थीं जो जीने के लिए तरस रही थीं। सु वेन सड़क के किनारे पड़ी लाशों को नहीं भूले, अपनी निराशा को नहीं भूले, और उन लोगों की सुन्न अभिव्यक्तियों को नहीं भूले जिन्होंने खुद को दास के रूप में बेचा। बारिश के बाद सूरज की रोशनी महसूस करते हुए सु वेन मुस्कुराया। हालांकि मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये दुनिया एक बेहतर जगह हो सकती है। तभी मैं आराम से रह सकता हूं। उद्धरण चिन्ह, उसके बगल में झाओ जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी तरह से कहा, युवा मास्टर। उद्धरण चिन्ह ...